वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.4 जिसका नाम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो लेसन है ना स्टूडेंट्स, ये कोई स्टोरी नहीं है बट इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। अब इसको लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है अम्बेडकर को। उन्होंने वो क्या थे, वो तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे, राइट। वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। देन ही फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी इंडिया की आज, जिसके बलबूते पर आज इंडिया इज गोइंग ऑन दैट वे बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो उन्होंने फ्रेम की थी और स्टूडेंट्स के वो बनाने के लिए कोई 1-2 महीने या फिर कुछ महीने नहीं लगे थे, बल्कि उनको और उनकी टीम को ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे थे ये बनाने के लिए, क्योंकि हर एंगल से उन्होंने सोचा था, हर छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब किताब करके सब कुछ करके वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि अब आज हम बहुत ज़्यादा उसको फ्रूटफुल साबित हो रहा है हम सबके लिए। और इसी की वजह से उनको भारत रत्न भी दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये जो लेसन है ये उन्होंने ही लिखा है, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ we have divided that this lesson into 2 parts, and in one part what is there in this, see एक पार्ट 1 में क्या क्या है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, अब हम सबको मालूम है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। एक सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे तो डेमोक्रेसी इज़ व्हाट गवर्नमेंट, द सिस्टम विच इज़ गवर्नड, वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ गवर्नड बाय द पीपल देमसेल्व्स, ठीक है ना। पीपल ने चूज़ किए हुए, पीपल ने जिनको वोट दिया है, ऐसे जो मेंबर्स रहते हैं वो जो चुन के आते हैं, उनकी तरफ से जो एक गवर्न होती है बॉडी सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट और दैट इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेसी, राइट। देन मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव सीन दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें दी है कि ऐसा होना चाहिए, ये रूल्स है, वैसा नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हमने आज भी बहुत देखा है और तब भी वही चीज़ें थी कि लिखने में ऑन पेपर बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती है और मेंटेनेंस करते वक्त में या फिर इम्प्लीमेंट वो चीज़ों को करते वक्त में द टोटल डिफरेंट पिक्चर वी सी, है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि आप सिर्फ ठीक है, हमने बाबा लिख दिया कि ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो there is no meaning of this democracy. So he has emphasized here maintenance of democracy. And then hero worship. Hero worship means what? हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एक आइडॉल होता है उनके सामने, एक आइडियल पर्सन होता है कि भाई इसको हमें फॉलो करना है, राइट। वो कोई भी हो सकता है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हीरो और योर हीरोइंस और व्हाटएवर। तो उनको हम फॉलो करते हैं, बट वी शुड नॉट हैव द ब्लाइंड फेथ ऑन आवर hero. Hero means not exactly hero. He doesn't mean to say that hero who works or who is an actor in the films. Hero means what? एक ऐसा person जो हमारे लिए आइडियल हो, ठीक है। हम जिसका बहुत ज़्यादा सुनते हो और जिसको बहुत ज़्यादा हम फॉलो करते हैं, हर चीज़ उसकी मानते हैं, वी आर हैविंग ब्लाइंड फेथ ऑन हिम, लेकिन उसकी भी तो गलतियां हो सकती है ना, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है ना, उससे भी गलतियां हो सकती है। तो हमको हीरो वर्शिप नहीं करना है, पूरा हम ब्लाइंड फोल्डेड हमारी आंखें कर लिए और बस चल दिए उसके पाथ पर, ऐसा नहीं करना है। हमें सोच समझ के कदम उठाना है, कहीं उसका अपोज करना है तो कहीं सपोर्ट करना है। यही वो बोल रहे हैं कि हीरो वर्शिप इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री। देन लास्ट इज व्हाट? फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी इज द फ्रेंडशिप, एक साथ मिल के चलना, होल्डिंग टुगेदरली, एक साथ सबको होल्ड करके अच्छे से सामने चलेंगे तो ही प्रोग्रेस हो पाएगी, है ना, कंट्री की। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिया है पार्ट 1 में। लेट अस बिगिन विद दिस लेसन नाउ। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do?
वही वो बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ फॉर्म में, हाँ हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, हमारे पास में डेमोक्रेसी है, इट इज़ रिटन इन दिस, बस इतना ही हम बोलेंगे लेकिन हम मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो हमें क्या क्या करना होगा? द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ अचीविंग आर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें लिखे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स व्हाट? गोल्स। कुछ गोल्स रहते हैं कि सोसाइटी की कुछ रूल्स रहते हैं, वो सब उसमें दिए रहेंगे। ओके, और इकोनॉमिक भी कुछ दिया रहेगा कि ये सब हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, उसको हमें सबको फॉलो करना है। When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. Now see, this line is somewhat confusing, लेकिन आप उससे puzzle मत हो जाइए। See, let us read this for one more time. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, अगर economic और social objectives means what? goals. अगर social और economic goals पाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेथड नहीं है तो फिर क्या होगा? There was a great deal of justification for unconstitutional methods. तो फिर लोग क्या करेंगे? हाँ भाई, ये चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी ही नहीं है, सो वी विल गो विद द अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स विच इज़ नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो रूल अपना है ही नहीं, उसके लिए कुछ रूल बनाया ही नहीं, कुछ कायदा ही नहीं है, लेकिन वो हाथ में लेके लोग अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। इज दैट गुड? नॉट एट ऑल। लेकिन लोग उसका भी जस्टिफिकेशन देंगे। नाउ जस्टिफिकेशन हियर मीन्स व्हाट? एक्शन ऑफ शोइंग समथिंग टू बी राइट। जैसे चोर के लिए अगर चोरी करने के बाद में शिक्षा का, जैसे उसको कुछ पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी ही नहीं है पनिशमेंट, तो थीफ क्या करेगा? थीफ चोरी करते जाएगा और क्या जस्टिफिकेशन देगा कि हाँ भाई हमारे घर पे खाना नहीं है, मुझे काम नहीं है, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। Not only this case, but all the people will do the same thing if there is no methods in the constitution. Okay, so is that clear? But where constitutional methods are open, ये कब होगा? जब constitutional methods नहीं है, जब कुछ लिखा ही नहीं है संविधान में, तब लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। नॉट ओनली दैट, बट दे विल गिव द जस्टिफिकेशन, यस वी आर राइट, हम जो कर रहे हैं वो सही है, ऐसा वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये हो गया एक पार्ट। ओके, नाउ दूसरा, वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है, ओपन है, खुली है, सब कुछ लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। तो फिर आपकी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है, हाथ में बस हथियार लेके चल रहे हैं या फिर चोरियां कर रहे हैं, किसी को भी मार रहे, पीट रहे, ये सब चीज़ों का जस्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो। ये ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ द राइट वन, ये नहीं बोल सकते हो। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको रहना है। दीज आर द रूल्स ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। ये सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स है, ये इकोनॉमिक नॉर्म्स है, ये ऐसा सब कुछ लिखा हुआ चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, विच ही हैज़ गिवन टू अस। ओके, these methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned the better for us. Now here the meaning is given. Grammar of anarchy means what? A state of disorder due to the absence of non recognition of controlling system. System control करने के लिए कोई है ही नहीं। There is total mess, there is total disorder, puzzle है, सब mess है, hodge podge है, सब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। जैसे हम आज देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ भी चल रहा है, राइट? किसी के ऊपर होल्ड नहीं है, कोई भी आता है किसी को भी मार के चले जाता है। इफ वी हैव टू स्टॉप दिस इज कॉल्ड द ग्रामर ऑफ एनार्की। ये सेट ऑफ डिसऑर्डर है ना, तो इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो मतलब ये हमें चाहिए ही नहीं ऑब्वियसली, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रामर ऑफ एनार्की एक बार अगर रेज होने लग गया तो उसको अबंडन हमें
वहीं पे करना चाहिए। अबेंडन मीन्स व्हाट, वहीं पे हमें ख़त्म करना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है देश के लिए। I think this first para is very clear to you students. The second thing we must do is to observe the quotient that John Stuart Mill has given to all. We are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. Subvert means what? Overthrow. अब एक दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने क्या बताया था कि आप भले ही कोई आपका आइडियल पर्सन हो, आप भले ही उसको बहुत ज़्यादा मानते हो, लेकिन आपको पूरा उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करके नहीं चलना है, नहीं तो क्या होगा, वो आपकी ही इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर देगा, आपकी ही इंस्टीट्यूशन को वो ओवरथ्रो कर देगा, एंड दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट आफ्टरवर्ड्स फॉर यू। तो आपको हीरो वर्शिप नहीं करनी है। हीरो वर्शिप इज़ नॉट एट ऑल वी जस्ट कांट अफोर्ड इट। हीरो वर्शिप हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to this country. Rendered means gave. अब बहुत लोग होते हैं जिन्होंने पूरी लाइफ उनको अपने पूरी लाइफ की सर्विस दी हुई होती है कंट्री को, और ऐसे लोगों के लिए हम ग्रेटफुल रहते हैं, हमें ग्रेटफुल रहना भी चाहिए। दिस इज़ ओके, दिस इज़ वेरी फाइन। तो अंबेडकर बोल रहे हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी भर जिन्होंने लाइफ दी है कंट्री को, उसके लिए आप उसके प्रति आप आदर भाव रखें, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, ये इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन ये करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी खुद की लिबर्टी उसके फिट पे मत डाल दीजिए, उसके चरणों में मत डाल दीजिए कि हाँ भाई मेरी लिबर्टी भी आप ले लो क्योंकि आप बहुत ही महान हो, सो टेक माई लिबर्टी ऑल्सो। है ना, हम कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसका हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये बहुत ही ग्रेट है, अब ये जो बोलेगा बस मैं वही करूँगा, और करते करते क्या होता है ना कि हम अपनी लिबर्टी भी उसके हाथ में दे देते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी हमारी है स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लिबर्टी, दिस इज़ आवर फ्रीडम। तो हमें खुद को कहीं ना कहीं तो हमें डिसाइड करना होगा, नो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो जो इंसान है वो भले ही आपको, हो सकता है कि वो कभी आपको मिसगाइड करे, हो सकता है कि वो इंसान अच्छा है और आपको मिसगाइड ना करे और सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहा है, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर योर ओन लाइफ। हो सकता है राइट कि आपकी लाइफ आपको कैसे जीनी है ये आपको खुद को डिसाइड करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स ओपिनियन। उसके हिसाब से आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, राइट। सॉरी, तो हमारा जो एंगल है, हमारा जो लुकआउट है, टू लुक एट आवर ओन लाइफ, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन्स लुकआउट। तो हमें इतना ज़्यादा गिर नहीं जाना, इतना खुद को डिग्रेड नहीं करना है कि भाई हमारी लिबर्टी भी हम उसके सामने रख दें। दिस इज व्हाट अंबेडकर वांट्स टू से हियर। एज has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell, no man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. Yes, अब ये बोला है आयरिश जो एक पैट्रियट थे डैनियल कॉनेल, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस, कि कोई भी इंसान ठीक है भाई ग्रेटफुल है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकता। कि ठीक है हम ग्रेटफुल है एक इंसान की तरफ क्योंकि उसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है पूरी ज़िंदगी भर, ओके, सो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू हिम और हर, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है तो आपको वहीं पे रुक जाना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। This is for man. Then no woman can be grateful at the cost of her chastity. Chastity means what? Purity. वुमेन की प्योरिटी देखी जाती है, उसकी मॉडेस्टी देखी जाती है। सो वुमेन की प्योरिटी के कॉस्ट पे
उसकी प्योरिटी को दाव पे लगा के, वो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के किसी को इतना ज़्यादा ग्रेटफुल, मतलब किसी के प्रति नहीं होना चाहिए उसने। एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी। नेशन ने भी किसी की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं रखना है कि भाई ठीक है चलो तुमने हमें इतना ज़्यादा कर्जा दे दिया, सो नाउ वी आर डूइंग वॉट एवर यू आर सेइंग, दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। तो फिर दूसरा देश क्या करेगा, हमको कर्जे में और डुबाते जाएगा, एंड ही विल स्टार्ट गिविंग अस द ऑल द मीन्स ही कैन चेंज आवर रूल्स आल्सो, ही विल गिव अस ऑर्डर्स ओनली। तो ये क्या हो गया, हमने तो हमारी लिबर्टी ही उसको दे दी ना। सो दिस इज द मीन्स दिस इज सेड बाय आयरिश पैट्रियट डैनियल कॉनेल। This question is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. Yes, ये तो हर कोई कंट्री के लिए ये एप्लीकेबल है ये रूल, लेकिन ये इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा ही है। For in India, bhakti or what may be called the path of devotion or hero worship plays a part in its politics unequaled in magnitude. Magnitude means what? Great in size. ये इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा है, वो इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं डॉक्टर आम्बेडकर, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ब्लाइंड फेथ रखते हैं किसी के भी ऊपर, और ये चीज़ पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होती है ना, कि हमने कोई भी बंदे के ऊपर, हाँ भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड वी आर जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड आवर आईज एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट पाथ। वो हमें कितना सूट कर रहा है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए नहीं सूट कर रही है, बिना देखे बस वी जस्ट गोइंग ऑन। तो जो भक्ति मार्ग है ना अपना, वो उसके ऊपर बोल रहे हैं कि भक्ति रखो कोई इंसान के ऊपर, कोई पर्सन के ऊपर, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मत रखो कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दें, आप इतना नीचे गिर जाए, आप इतना डिग्रेड हो जाए कि आपकी खुद की फ्रीडम, आपकी खुद की लिबर्टी ही दाव पे लग जाए। भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल। यस, कोई भी रिलीजन में भक्ति होती है ना, भक्ति भाव रहता है, और हमें सैल्वेशन मीन्स व्हाट? प्रिजर्वेशन फ्रॉम हार्म। जैसे भगवान की तरफ अपना एक ये रहता है, पूरा डेडिकेशन के साथ में हम उसका प्रे करते हैं कि हमें हार्म नहीं होना चाहिए हम किसी भी चीज़ से, तो वो चीज़ से हमें बचाओ। तो हम प्रे करते हैं डेली बेसिस पे, और हम सैल्वेशन, दिस इज़ द सैल्वेशन। सो दिस इज़ ओके। आप रिलीजन के थ्रू माध्यम से अगर बोलते हो कि हाँ दिस इज़ माई भक्ति, दिस इज़ माई डिवोशन, दिस इज़ माई डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड, देन दिस इज़ ओके। बट इन पॉलिटिक्स, भक्ति और हीरो वर्शिप इज़ अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। ये एक रिलीजन के तौर पे इट इज़ ओके, लेकिन अब पॉलिटिक्स में अगर आप इस तरह से रहेंगे कि मैं बस पूरा ब्लाइंड फोल्डेड, बस मैं पूरा ब्लाइंडली एक पर्सन को फेथ कर रहा हूँ और मैं उसी के पाथ पे चल रहा हूँ, देन क्या होगा, वो पर्सन आपके ऊपर या पूरे कंट्री के ऊपर डिक्टेटरशिप करना, उसकी डिक्टेटरशिप हो जाएगी अपने आप ही। आप खुद ही अपनी बागडोर उसके हाथ में सौंप रहे हो बाय डूइंग सो। भक्ति इन रिलीजन या but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. Contradictions means denial, refusals. See, contradictions. जैसे 26 जनवरी 1950 को वो बोल रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हम एक अलग लाइफ जो कि फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस होगी, उसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। देखो कितना दूर का एक विजन था डॉक्टर आम्बेडकर का। वो तब बता रहे हैं कि हम ऐसी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं जो कि फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस होगी, जिसमें बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स होंगे, डिनायल्स होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, अप्रोवर्स होंगे, कॉरल्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डेमोक्रेसी, और उसमें बहुत सारे रिलीजन्स और बहुत सारे कास्ट्स के लोग भी एक साथ रहते हैं, है ना। एक ही धर्म या एक ही पंथ के लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न फॉर दिस। In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. Yes,
पॉलिटिक्स में हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें मिलेगी भी कि पॉलिटिक्स में आप कोई भी आ सकता है, कोई भी ये पर्सन आ सकता है, इसमें कास्ट वगैरह नहीं देखी जाती, इसमें रिलीजन नहीं देखा जाता। लेकिन सोशल लाइफ में इनइक्वालिटी से ही हमें गुजरना होगा, इकोनॉमिक तौर पे हमें इनइक्वालिटी से ही गुजरना होगा। कोई बंदा बहुत ज़्यादा रिच है तो कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, ये इनइक्वालिटी सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में भी होगी। In politics, we will be recognizing the person of one man, one vote and one vote, one value. हाँ, पॉलिटिक्स में होता है कि एक इंसान का एक वोट और एक वोट मतलब एक वैल्यू, राइट? बट in our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one vote, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? ये लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की है सोशल और इकोनॉमिक के फॉर्म में। वो कॉन्ट्रडिक्शंस आनी ही है, वहाँ पे एक इक्वल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. Political democracy in peril. Peril means what? Danger. अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो क्या होगा? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो डेंजर में आ जाएगी। We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. ये असेंबली ने इतने ज़्यादा लेबोरियसली मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट्स लेके ये सब बिल्टअप किया है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पूरा तहस नहस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कोई पर्सन को इनइक्वालिटी से रख रहे हैं, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में हम इनइक्वालिटी से रख रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पॉलिटिकल जो एक मेथड है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये जो लोग हैं जो खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आइसोलेट हो रहे हैं, तो ये लोग पूरा ब्लो अप कर देंगे स्ट्रक्चर को। The second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. Now fraternity is what? Friendship. What does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. If Indians be one people. पूरे Indians एक people है। एक people means what? पूरे एक ही है, हम सब भारतीय हैं। ये जब हम सीखेंगे बोलना और when we will start implementing on this, then that will be called the fraternity. It is the principle which gives unity and solidarity to social life. ये क्या देता है? एक unity देते हैं और एक solidarity. Solidarity means what? Unity. एक firmness देता है, okay? किसको? Social life को। It is a difficult thing to achieve, लेकिन ये अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। It is not at all easy. सब लोग एक ही तरह से सोचें, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। How difficult it is can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. अब ये बता रहे हैं कि ये स्टोरी से रिलेटेड है, जैसे जो बताई है जेम्स ब्राइस ने, जिनका अमेरिकन कॉमनवेल्थ में एक वॉल्यूम आया था। किसके बारे में? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द स्टोरी इज, अब आई प्रपोज टू रिकाउंट इन द वर्ड्स ऑफ ब्राइस हिमसेल्फ। अब अंबेडकर खुद के मतलब खुद से ही नैरेट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं ब्राइस के हिसाब से ये स्टोरी को नैरेट करूँगा। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1, ओके? तो वो स्टोरी क्या है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।